जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी आप बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग का क्लास 10th वालों के लिए इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी हाँ, मेरे दोस्त, आप स्क्रीन पे यहाँ क्वेश्चन भी देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि जो रूट 2 संख्या है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है? ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 4 मार्क में आता है। निश्चित होता है 100% हर साल ये प्रश्न आता है। ठीक है? आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, उसी चैप्टर से यह प्रश्न है। इसमें देखो 3 प्रश्न आते हैं। एक तो आपका ये जो रूट 2 हो गया ये, एक आपका रूट 3 हो गया और एक रूट 5 हो गया। यही 3 प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किसी मतलब आप जानते हो कि कई पेपर सेट होता है, 7 प्रकार के पेपर सेट होते हैं, तो किसी में रूट 2 दिख जाएगा, किसी में रूट 3 दिख जाएगा, किसी में रूट 5, मतलब इसी यही 3 प्रश्न आते हैं। तो इसमें से चलो एक जो ये रूट 2 है इसको मैं आपको ये प्रूफ करवा देता हूं कि इसको अपरिमेय हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है? और उसी के आधार पे ये खुद आप लोग इन दोनों को प्रूव कर लोगे। ठीक है? तो चलो काफी अच्छे से बिल्कुल डिटेल में समझाता हूं इस प्रश्न को। बाकी कहूंगा, अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको थोड़ा धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा होगा तो प्लीज यार क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना, 720 कर लेना। ठीक है? यूट्यूब में ऑप्शन दिया है 720 या फुल एचडी 1080 कर सकते हो। ठीक है? चलो, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड यानी विरोधाभास विधि, यानी जो चीजें दिया है जो हमें प्रूव करना है उसका उल्टा मान लेते हैं। जैसे सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसको परिमेय मान लेंगे। तो चलो हम लोग करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, सबसे पहले मान लो यहाँ हमने लिख दिया हल। ठीक है? और यहाँ हम लोग मान लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे क्या कि माना कि, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है? हम परिमेय मान लेंगे, जो हमें प्रूव करना है उसका बिल्कुल उल्टा है। परिमेय संख्या है, हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसको परिमेय मान लेंगे। और जानते हैं कोई भी जो संख्या परिमेय संख्या होती है वो उसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी परिमेय संख्या होती है उसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां p और q सहभाज्य संख्याएं होती हैं। सहभाज्य संख्या कहने का मतलब कि जिनका HCF एक है, जैसे 2/3 हो गया या 5 आपका 7 हो गया। इनका आप HCF निकालोगे तो वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। ठीक है? और ये संख्याएं मतलब एक तो एक से विभाजित होंगी और एक स्वयं से विभाजित होंगी, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है? अब कहोगे कि क्या यह जैसे मान लो आपका 8/24 हो गया, ये आपकी मतलब परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देखो, मतलब ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि यह परिमेय है, लेकिन सहभाज्य होने के लिए इसको थोड़ा हम लोग कटा देते हैं। जैसे देखो ये आपका 4 दूना का 8 और ये 4 छक्का 24। ठीक है? और ये आपका 2 तेरह यानी 1/3 यानी वही अत्री का 24 यानी 1/3 आ गया ना। देखो इसका आप लोग HCF निकालोगे तो एक ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो परिमेय संख्याएं होती है वो सहभाज्य संख्याएं ही होती हैं। ठीक? चलो, तो इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कि माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या, हमने परिमेय संख्या मान लिया। अतः अगर इसको हमने परिमेय संख्या माना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि रूट जो 2 है वो बराबर होगा किसी परिमेय संख्या p/q के। जैसे हम लोगों ने इसको परिमेय माना और परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो मान लो p का कुछ मान हो, q का कुछ मान हो और वही इसके बराबर हो, हमने ऐसा मान लिया। ठीक है? और कोष्ठ में लिख देंगे जहां p और q जो है सहभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ आप लोग लिख दो कोष्ठ में कि जहां p तथा q सहभाज्य संख्याएं, आप लोग लिख लेना संख्याएं हैं। आगे लिखोगे तथा q इक्वल टू नॉट 0 है, क्योंकि परिमेय संख्या में ये q 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे इसके आगे आप लोग लिख दोगे। क्लियर? अब चलो, रूट 2 बराबर p/q है, तो या इसको ये q इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो रूट 2 और इंटू q बराबर p हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा भाई, ये इधर बट्टे में मतलब भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। सिंपल। अब देखो इधर इस रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, इधर का भी इधर का भी। तो यहाँ पे आप लोग लिख दो कि दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। इस पक्ष का भी इस पक्ष का भी, तो इस पक्ष का हम लोग वर्ग करेंगे तो ये रूट मतलब 2 है, रूट से बाहर आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और क्यू का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो गया। यहीं पे सबसे बड़ी चीज है समझने वाली, यहीं पे आप समझ गए। आप चाहे आपका रूट 5 आ जाए या रूट 3 आ जाए, आप कर लोगे, क्योंकि यहां तक तो सारा प्रोसेस सेम होगा, सेम मतलब बिल्कुल ऐसे भी लिखोगे आप सेम टू सेम। जहां आपका भाई रूट 2 है वहां पे रूट 3 होगा, रूट 3 होगा, और यहाँ पे आपका 3 होगा, ठीक है। या 5 अगर आए तो यहाँ पे रूट 5 होगा, रूट 5 होगा, यहाँ पे आपका 5 होगा। वही प्रोसेस होगा सारी, और ये आपका लिखने का तरीका सेम यही रहेगा, ठीक है। तो चलो आगे इसको करते हैं। अब देखो 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है, तो यहाँ जो ये 2 होगा इस पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। कैसे करेगा इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या बोलती है, देखो 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे समझते हैं थोड़ा। 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर मतलब पी कोई संख्या है, हमने शुरू में ही देखा था कि पी और क्यू जहां सहभाज्य संख्या है, मतलब पी और क्यू का कुछ ना कुछ तो मान होगा। तो यहाँ पी का कुछ मान है, तो कोई संख्या मान लो, जैसे पी का मान 3 ही है, तो 3 का मान लो आप वर्ग करोगे तो एक संख्या कोई ना कोई प्राप्त होगी। तो मान लो आप पी जो संख्या है उसका आपने वर्ग किया तो यहाँ पे आर प्राप्त हो गया, ठीक है। और बराबर ये देखो 2 क्यू स्क्वायर है, क्यू भी कोई संख्या होगी और इसका स्क्वायर मतलब क्यू का 2 बार गुणा, ठीक है। तो 2 और क्यू मतलब क्यू गुण क्यू, इस क्यू स्क्वायर को इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो ये आर है, जो ये संख्या है, ये मतलब इसके ये गुणनखंड है। जैसे मैं यहाँ पे आपका 20 लिख दूं, जैसे 20 लिख दूं, तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 = 20 यानी 4 5 गुणे 2 गुणे 2, ये लिख सकते हैं। 20 को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये 2 और 2 और ये 5 तीनों का जो ये गुणा है वो 20 के बराबर है। इसका मतलब कि ये 20 के ये गुणनखंड है। और कोई भी संख्या आप जानते हो कि अपने गुणनखंडों द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है। कोई भी संख्या ले लो, उसका गुणनखंड निकालो, और जो भी गुणनखंड होंगे वो उस संख्या को विभाजित करेंगे। तो सिंपल उसी प्रकार यहाँ भी देखो 2 क्यू स्क्वायर है, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे क्यू, और बराबर ये पी स्क्वायर है, तो पी का कोई ना कोई मान आएगा ही आएगा। तो मान लो मान आर आता है, तो ये जो आर जो संख्या है उसके ये क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्लियर। तो इसका मतलब कि ये जो संख्या होगी, यानी ये जिसका अगर उसका मान निकालते हैं तो ये वो 2 से भी विभाजित होगी, क्यू से भी मतलब क्यू से 2 बार विभाजित होगी। तो हमने क्यू समझ रहे हो ना, सिंपल। तो यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं कि जो ये पी स्क्वायर होगा वो 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ वही हम लोग लिख देंगे। इसको थोड़ा अभी यहाँ मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं इरेज कर लेता हूँ। यहाँ आप लिखोगे क्या कि यहाँ क्यू स्क्वायर सॉरी पी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, क्लियर है। और मैंने आपको समझा दिया कैसे होगा ये पी स्क्वायर 2 से विभाजित, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, और यहाँ पे थोड़ा लिख दो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। किस नियम द्वारा, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। ये प्रमेय आप लोग के बुक में दिया हुआ है, ठीक है। प्रमेय क्या बोलती है कि अगर कोई संख्या मान लो आर है और उसके गुणनखंड मान लो एक्स और एक्स नहीं, मैं मान लेता हूं एम और एन है, ठीक है। कोई संख्या आर है, उसके गुणनखंड एम और एन है, तो वह जो संख्या होगी अपने गुणनखंडों द्वारा विभाजित होगी। तो सिंपल वही यहाँ पे भी है, 2 क्यू स्क्वायर लिखने का मतलब कि 2 गुणे क्यू है, और पी स्क्वायर का कुछ मान होगा। इसका मतलब कि उस मतलब पी स्क्वायर का जो मान होगा उसके ये गुणनखंड होंगे। तो इसलिए इस 2 से या फिर क्यू से वो संख्या विभाजित होगी। और यही अंकगणित का मतलब आधारभूत प्रमेय है, सिंपल, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो वही हमने लिख लिया कि यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। ये जो पी स्क्वायर है इस 2 से विभाजित होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दोगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, सिंपल। अब देखो यहाँ पे एक लाइन और थोड़ा देखो, यहाँ पे देखो मैं टाइम ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझाने में टाइम ले रहा हूँ, लेकिन एक बार दिमाग में आपके बैठ गया तो आप मतलब ऐसे क्वेश्चन को दूसरे को समझाते हुए मतलब आप बता सकते हो। मैं जानता हूँ इस क्वेश्चन को लड़के ना एग्जाम में रट कर जाते हैं, सच में रट कर जाते हैं। यहाँ उनको मालूम ही नहीं होता कि ये कैसे हो गया,
वास्तव में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और शायद अब तक आपको मालूम भी ना चला होगा, ये वीडियो आप देख रहे हो तब आपको मालूम चल रहा है कि ये कैसे विभाजित हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे इसको समझते हैं। अब देखो यहाँ देखो, मतलब ये पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे तब तब पी भी 2 से विभाजित होगा, पी 2 से विभाजित होगा, ठीक है, ऐसा लिख दोगे, ठीक है। अब देखो ये किस नियम द्वारा भाई, देखो हमने देखा कि यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो जो ये p होगा इस 2 से विभाजित होगा, और यह थ्योरम 1.2 आपकी प्रमेय 1.2 ये भी एनसीईआरटी में दी हुई है, ये प्रमेय 1.2 से। हालांकि ये पिछले साल मतलब आपकी एनसीईआरटी इस साल जानते हो कि बुक में काफ़ी चीज़ें कम की गई है, तो इसमें इस साल ये प्रमेय 1.2 कर दिया गया है। पिछले साल ये प्रमेय 1.3 था, लेकिन नई बुक के अनुसार हम लोग एग्जाम में करेंगे तो यहाँ प्रमेय 1.2 लिखना। अब प्रमेय 1.2 क्या बोलती है कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, मान लो कोई संख्या आर है, ठीक है, अगर उसका वर्ग, ठीक है, किसी संख्या, कोई संख्या मान लो यहाँ पे पी है, ठीक है, किसी संख्या का वर्ग, मान लो ये आर है, उस संख्या का वर्ग हम लोग निकालते हैं तो वो x आता है, ठीक है। तो किसी संख्या का अगर वर्ग किसी अन्य संख्या से विभाजित है, तो जो वह संख्या होगी उस संख्या से भी विभाजित होगी। यहाँ शायद आपको समझ ना आया हो, मैं अंक लेकर आपको समझाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे मान लो कोई संख्या है यहाँ पे, जैसे 6 है, 6 का वर्ग हम लोग करते हैं, ठीक है, 6 का हम लोग वर्ग करते हैं, तो 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 6 का 36, और कोई संख्या है मान लो इधर 3, ठीक है। तो अगर ये जो संख्या है उसका वर्ग जो भी आए 36, अगर उसको ये 3 विभाजित कर रहा है, तो ये 3 उस संख्या को भी विभाजित करेगा। समझ रहे हो बात को, 6 का हमने वर्ग किया, उसका वर्ग 36 आया, अगर इस 36 को ये 3 विभाजित करता है तो 3 इस संख्या को भी विभाजित करेगा, और अगर उसके वर्ग को नहीं विभाजित कर रहा है तो वो उस संख्या को विभाजित नहीं करेगा। जैसे अगर 3 है और यहाँ पे मैं 7 लेता हूँ, 7 का वर्ग हम लोग का 7 7 49 हो गया। अब देखो ये 3 49 को विभाजित नहीं कर पाएगा, इसलिए यह 3 इस 7 को भी विभाजित नहीं करेगा। तो आशा करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमने देखा था कि 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, यानी 2 पी की मतलब पी कोई संख्या है उसको वर्ग को विभाजित कर रहा था, तो इसलिए 2 इस पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 6 के वर्ग यानी 36 को विभाजित कर रहा था, तो 3 इस 6 को भी विभाजित करेगा, उसी प्रकार यहाँ भी, ठीक है। तो यही वही हमने लिख दिया, चूंकि हमने पहले सिद्ध कर दिया है कि अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय से कि जो पी स्क्वायर है उसको 2 विभाजित मतलब करेगा, ठीक है। तो 2 अगर यहाँ पे विभाजित करेगा पी स्क्वायर को, तो सिंपल है कि मतलब p को भी ये 2 विभाजित करेगा, तो वही हमने लिख दिया है कि तब p 2 से विभाजित होगा। और यही प्रमेय 1.2 है कि अगर कोई संख्या है उसका वर्ग किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी, सिंपल, ठीक है। चलो भाई यहां समझ गए, यही सबसे बड़ा लॉजिक है इस सवाल में, इतना ही। अब चलो आगे यहाँ पे थोड़ा मतलब यहाँ फिर एक बार हम लोग मान लेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या मानेंगे यहाँ पे, देखो p बराबर 2 है, ठीक है, तो यहाँ हम लोग, ठीक है, सॉरी माफ करना, p 2 से विभाजित होगा, तो यहाँ पे हम लोग p बराबर 2m मान लेंगे। p बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, 2m, पुनः माना। यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि पुनः माना, जगह है ना यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, इसको मिटा देता हूं इतना, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है इस चीज की अब, ठीक है। और इस चीज को हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब चलो यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं, आगे इस चीज को नहीं, इस चीज को मानेंगे समीकरण 1, माफ करना, क्योंकि इससे हम लोग ये चीजें लिख रहे हैं तो इसलिए इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। अब चलो पुनः माना, आगे आप लोग क्या लिखोगे कि पुनः माना। अब क्या मानोगे, यहां पे जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में देने की जरूरत है, ठीक है। p 2 से विभाजित हो जाता है, तो p बराबर आप मानोगे, पुनः माना p बराबर, और ये 2 दिया है तो 2, और इसके साथ कोई पूर्णांक ले लोगे, जैसे m या r x कुछ भी ले सकते हो, तो मैं m ले रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे लिख दोगे जहां m एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, क्लियर। चलो तो
ऐसा मान लोगे और फिर क्या करोगे कि दोनों साइड का वर्क करोगे। तो यहां लिखोगे कि दोनों पक्षों का वर्क करने पर, अब वर्क करोगे तो ये पी स्क्वायर बराबर 4m² हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर का मान लो मैं इधर कर लेता हूं, इधर का इधर, या यहीं पे मैं रहने देता हूं। ठीक है, यहां पे भी कोई मतलब रहने देंगे तो हम लोग का कोई भी इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो माफ करना, चलो इसके आगे करते हैं। एक्चुअली सब गाड़ियां आती जाती हैं ना, तो पीप पीप का आवाज के कारण, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब चलो यहाँ पे हमने दोनों पक्षों का ये वर्क कर दिया, तो दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो ये पी स्क्वायर और ये 2 दूना का 4 और एम का ये m²। ठीक, अब देखो पी स्क्वायर का हम पहले ही मान निकाल चुके हैं। यहाँ ये समीकरण 1 में पी स्क्वायर किसके बराबर है, 2q² के। तो यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे हम लोग पी स्क्वायर का मान मतलब यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इसको मैं समीकरण 1 2 मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। क्लियर, ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2, और ये जो नीचे है चीजें जो थोड़ा इसको मैं इरेज कर लेता हूँ 1 मिनट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे कि पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर। ठीक है, और समीकरण 1 से हम लोग का ये समीकरण 1 है, यहाँ से पी स्क्वायर का मान हम लोग रखते हैं यहाँ पे, तो पी स्क्वायर की जगह पे ये हम लोग 2q² रख सकते हैं, क्योंकि पी स्क्वायर 2q² के बराबर है। तो पी स्क्वायर की जगह 2q² हमने रख दिया। ठीक है, और बराबर ये 4m² है, तो 4m²। अब देखो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, q² बराबर ये इधर आएगा तो बट्टे हो जाएगा, इन 2 दूना का 4 यानी 2m² हो गया। ठीक, q² बराबर 2m²। ठीक है, या इसको हम पूरा पक्ष बदल देते हैं, या 2m² बराबर हम लोग q² ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां ध्यान देना, सेम ऐसा आपका प्राप्त हो गया यहाँ पे ऐसा, इसको हम लोग समीकरण, इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं, इसको हम लोग समीकरण थर्ड मान लेते हैं। यहाँ पे क्या था, 2 बार मतलब यहाँ 2 के बराबर यहाँ p² था, यहाँ पे 2 इधर है तो इधर q² है। सेम यही वाला रूल यहाँ भी हम लोग लगाएंगे। यहाँ ये जो 2 होगा इस q² को विभाजित करेगा, 2 जो होगा q² को विभाजित करेगा, और कैसे करेगा, अंगगणित की आधारभूत प्रमेय से, जैसा हमने यहाँ मतलब किया था। तो सिंपल यहाँ लिख दोगे कि 2 यहाँ 2 q² को विभाजित करेगा, q² को विभाजित करेगा, और कैसे करेगा, तो आगे आप क्वेश्चन में लिख देना कि अंगगणित की आधारभूत प्रमेय से। बाकी अंगगणित की आधारभूत प्रमेय मैं पीछे आपको अच्छे से समझा चुका हूं। ठीक, अब देखो अगर 2 q² को विभाजित कर रहा है, मतलब कोई संख्या है किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है, तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे तब 2 q को भी विभाजित करेगा, और किस ये थ्योरम से, किस प्रमेय से, तो प्रमेय 1.2 से, प्रमेय 1.2 या 1.2 से, ऐसे आप लोग लिख दोगे। सेम यही वाला वो मामला है, केवल यहाँ पे q² है, यहाँ पे p² था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब काम खत्म, प्रूव हो गया आपका। कैसे प्रूव हो गया, देखो समीकरण 1 में हम लोग देख रहे हैं कि 2 p² को विभाजित p² को विभाजित कर रहा है, यानी 2 p को विभाजित कर रहा है। यहाँ हम इससे निष्कर्ष निकाले कि 2 p को विभाजित कर रहा है, और यहाँ इस समीकरण थर्ड से हमने निष्कर्ष निकाला कि 2 q को भी विभाजित कर रहा है। लेकिन हमने शुरू में क्या देखा था, हमने शुरू में देखा था कि जो मतलब p/q है वह क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या मतलब ये जो संख्याएं हैं एक तो एक से विभाजित होंगी और एक स्वयं से विभाजित होंगी। लेकिन यहाँ पे देखो ये तो 2 भाई p को भी विभाजित कर रहा है, 2 q को भी विभाजित कर रहा है, तो ऐसा तो संभव नहीं है भाई, क्योंकि अगर ये सहभाज्य संख्या है तो ये दोनों एक से विभाजित होंगी कि तो स्वयं से विभाजित होंगी, न कि किसी अन्य संख्या से। तो ये दोनों की दोनों 2 से विभाजित हो रही हैं, क्योंकि हमने यहाँ समीकरण 1 में यहाँ देखा कि p को 2 विभाजित कर रहा है और यहाँ q को भी 2 विभाजित कर रहा है। तो ऐसा स्थिति हमारे सामने क्यों आ रहा है भाई, तो ऐसा स्थिति हमारे सामने हमारी जो गलत कल्पना थी, शुरू में ही हमने मान लिया था कि जो √2 है एक परिमेय संख्या है, उसके कारण आ रही है। तो यहाँ सिंपल नीचे आप एक स्टेटमेंट दे दोगे। ठीक है, यहां तक करने के बाद यहाँ नीचे आप लोग लिखोगे कि यहां समीकरण 1 में 2 p को विभाजित कर रहा है और
समीकरण 3 में 2 Q को विभाजित कर रहा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि P और Q सहभाज्य संख्या है, अर्थात एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी। ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना कि √2 एक परिमेय संख्या है के कारण उत्पन्न हो रहा है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी जो मैंने जितना बोला ऐसे आप लोग लिख दोगे, ऐसा स्टेटमेंट दे दोगे नीचे, और ये आपका पूरा पूरा मतलब क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल को प्रूव करना है। देखो मैंने काफ़ी टाइम लिया क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारा आपका डाउट क्लियर किया। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, थ्योरम 1.2 क्या होती है, और उसके आधार पे मैंने अच्छे से आपको बिल्कुल ये डिटेल में सवाल समझाया। आशा करता हूँ इसी के आधार पे आप लोग रूट जो 5 है और रूट जो 3 है उसको भी प्रूव कर लोगे। उसमें केवल कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ ये मतलब यहाँ पे 2 है वहाँ पे 5, बाकी ये सारा चीज आप सेम उसी तरह लिखोगे। जहां जहां मान लो 2 है, अगर 3 को प्रूव कर रहे हो तो वहां वहां पे 3 हो जाएगा। कहीं 2 का वर्ग जैसे यहाँ पे 4 था तो 3 का वर्ग अब यहाँ पे 9 आ जाएगा। मतलब इसी तरह सेम टू सेम ये लिखने का तरीका सेम टू सेम रहेगा, बस ये 2 वाला मैटर बदलता रहेगा। अगर 3 है तो 3 के रूप में लिखोगे, 5 है तो 5 के रूप में लिखते रहोगे। सिंपल यही है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे ये लिखा गया है सेम टू सेम इसी तरह आपको हर जगह लिखना है। क्लियर? तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा यह सवाल अच्छे से। आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, आपके एग्जाम में आना निश्चित है, आएगा ही आएगा 100%। 4 मार्क यानी 4 मार्क में आना ही आना है। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूं आपसे इसी प्रकार के किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कहूंगा अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, वो व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको और भी बहुत सारी स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे, और हमारी एप्लीकेशन UPMSP स्टडी कर गूगल प्ले स्टोर पे है, उससे भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलो बाकी अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट रह जाता है कहीं भी तो आप कमेंट में बेझिझक आप पूछना, मैं रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।